बिहार की सबसे हॉट सीट हो रखी है इस वक्त पूर्णिया। इस वजह से नहीं कि वहां कौन लड़ रहा है, पर कौन लड़ सकता है। पप्पू यादव क्या वहां से लड़ेंगे? क्या उनकी बात बन गई है? क्या ये तय हो गया है कि उनका रास्ता साफ है? इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही महागठबंधन 12 सीटें जीतने को लेकर कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहा है, कौन सी हैं वो 12 सीटें, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कन्हैया कुमार को लेकर क्या चल रहा है, क्या उनकी उम्मीदवारी को लेकर कुछ फाइनल हो गया है, क्या उनके लिए प्लान बनाया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और सभी मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में फिर से एक बार। शुरुआत धन्यवाद। मैं धन्यवाद का इंतजार कर रहा था आपकी जी। शुरुआत पूर्णिया से कर लेते हैं, जो कि एकदम कीवर्ड सा बन गया। पूर्णिया और पप्पू यादव बिल्कुल कीवर्ड बन गए। लोग एकदम चाहते हैं कि आप बता ही दिया जाए कि क्लैरिटी हुई है कि नहीं पप्पू यादव को लेकर, क्योंकि वो तो एकदम ताल ठोके हुए हैं कि मैं तो नामांकन करूंगा और यहीं लड़ूंगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, सब कुछ एकदम ऐलान कर दिया उन्होंने। पर कल आपने बताया कि लालू यादव तैयार नहीं है, उन्होंने कांग्रेस को वार्निंग दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि अगर लड़ेंगे तो फिर इनको बाहर होना पड़ेगा। क्या कुछ बातचीत क्या आगे बढ़ी, क्या कुछ रास्ता खुलता बनता दिख रहा है पप्पू यादव के लिए? देखिए, आपको मैंने कल बताया था कि बीमा भारती भी पटना पहुंची थी और लालू प्रसाद से मिली। उन्होंने शिकायत की कि महागठबंधन का मतलब क्या रह जाता है जब घटक दल के एक नेता खुल करके पूर्णिया घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रत्याशी मैं ही बनूंगा। तो इससे महागठबंधन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। बीमा भारती वहां पर पहुंची थी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रविवार को जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, इनफैक्ट रैली हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे जी। और राहुल गांधी भी थे। दोनों के बीच में बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं था। दोनों के बीच में जो अभिवादन का एक्सचेंज होता है वो बहुत ढंग से हो नहीं पाया था। कहा जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर के कांग्रेस काफी नाराज है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कल रात में तेजस्वी यादव लौट करके आए हैं, आखिरकार कांग्रेस की तरफ से उनको क्या मैसेज दिया गया? देखिए, कांग्रेस लगातार पप्पू यादव को लेकर के रजिस्ट कर रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि आप पूर्णिया छोड़ दीजिए, पूर्णिया से पप्पू यादव को लड़ने दीजिए। और साथ ही साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कन्हैया को भी लड़ाना चाहता है। तो हम इन दो कन्हैया के बारे में चर्चा करेंगे, इसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, तो पप्पू यादव ने आज भी एक्स पे ट्वीट किया है और लोगों से कहा है कि हम राहुल गांधी को पीएम बना करके रहेंगे, हम पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा गाड़ करके रहेंगे, हम सीमांचल कोसी में कांग्रेस का परचम लहरा करके रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव लगातार अपने शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। शीर्ष नेतृत्व उनको भरोसा जरूर दिला रहा है कि आप अभी परेशान ना हो, हमारी बातचीत जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये निकल करके आ रहा है कि कल जो है वो 4 अप्रैल को पप्पू यादव को नामांकन करना है। ऐसे में क्या पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। आरजेडी का भी गतिरोध जारी है। अब जो अखिलेश प्रसाद सिंह है अंदर खाने, वो भी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेता को कांग्रेस में बहुत ज्यादा तवज्जो मिले। लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दो ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की एमपी हैं, राज्यसभा से एमपी हैं, पहले वो सुपौल से जीत चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से वो पप्पू यादव को लेकर के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बैटिंग कर रही हैं और जो सब्जबाग उन्होंने दिखाया है कि सीमांचल और कोसी में कैसे फिर से कांग्रेस की जमीन को मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर के कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी ने भी कड़ी शर्त रख दी है कि अगर पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस अगर उनको सिंबल देता है तो कांग्रेस पहले उनको सिंबल ना दे और पप्पू यादव फिर भी अपना नामांकन करते हैं तो कांग्रेस को उन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा। दोनों तरफ से शर्तों की बात चल रही है। सवाल यह उठता है कि कौन किसको मना लेता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
देखिए, एक बात समझना यहां पर बहुत जरूरी है कि आखिरकार लालू यादव पप्पू यादव को क्यों बढ़ते देना नहीं चाहते हैं जी। और दूसरी बड़ी बात यह है जो कांग्रेस के तरफ से दलील दी जा रही है कि पप्पू यादव पिछले 1 साल से वहां पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार अभियान पर अभियान चलाए हुए हैं, वहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। आप अगर चाहते हैं कि महागठबंधन की सीटें ज्यादा से ज्यादा मिले तो आप पप्पू यादव के कैंडिडेचर का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि हम तकरीबन 8 लाख मतदाताओं से डायरेक्ट संपर्क साध चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह की तैयारी पप्पू यादव की है उसको लेकर के आप मतलब महागठबंधन को खुश होना चाहिए और अपना स्ट्रांग सीट मानना चाहिए कि पूर्णिया महागठबंधन के हिस्से आ सकती है, क्योंकि जेडीयू के जो वहां पर संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हैं उनको लेकर के घनघोर एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है। अब आप देखिए, वहां पर 5 लाख मुसलमान हैं, 1.5 लाख के करीब यादव बताए जाते हैं, 6.5 लाख ये हो जाते हैं और अन्य जातियों के भी लोग हैं। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव की पैठ हर जाति में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पप्पू यादव बाजी मार लेंगे या लालू यादव जो सोचते हैं कि पप्पू यादव को बहुत ज्यादा राजनीतिक जमीन देकर के उनको मजबूत नहीं करना है, खास तौर पर तब जब पप्पू यादव 2014 में आरजेडी से एमपी बने थे, लेकिन कुछ साल बाद आरजेडी के खिलाफ लगातार बयान देने लगे थे। उनको आरजेडी छोड़ना पड़ा था और 2019 में उन पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी के बहकावे में और बीजेपी के सह पर वो महागठबंधन के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे थे, बहुत तरह की बातें कर रहे थे, वो बीजेपी के हाथों कठपुतली बने हुए थे। ऐसे में क्या पप्पू यादव पे इतना भरोसा किया जा सकता है? लालू यादव लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने लालू यादव से बात की है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लालू यादव को मनाने में लगा हुआ है, इसलिए पप्पू यादव का कॉन्फिडेंस अभी तक बरकरार है। पप्पू यादव को लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उनके साथ है। लेकिन अगर आप बिहार प्रदेश इकाई की बात करें तो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बिल्कुल पप्पू यादव के साथ नहीं है। अंदर खाने की बात यही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमें 9 सीटें मिली है और 9 सीटों के बारे में ही सोचना है। ऐसे में क्या 10वें सीट के रूप में पूर्णिया ले लेगी कांग्रेस, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर पूर्णिया लेती है तो उसके बदले कौन सी सीटें कांग्रेस कहेगी कि आरजेडी आप ले लीजिए, आप लड़ लीजिए, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, कटिहार पर मामला फंसा हुआ था, कटिहार आरजेडी देने को तैयार हो गई और अब तय माना जा रहा है कि वहां से तारिक अनवर उम्मीदवार होंगे। लेकिन जो 2 युवा चेहरे हैं जिनकी मजबूत पकड़ हो सकती है और बिहार की राजनीति में वो एक तरीके से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के रिवाइवल के लिए बड़ा काम कर सकते हैं, उन नामों में कन्हैया कुमार का भी नाम आता है, पप्पू यादव का भी नाम आता है। ऐसे में कांग्रेस इन 2 नेताओं को खड़ा करना चाह रही है, लेकिन आरजेडी इन 2 नेताओं को जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस इस तरह की गलती करेगी तो आरजेडी गठबंधन को लेकर के एक बार पुनर्विचार करेगी। मामला रस्साकसी के बीच में फंसा हुआ है। सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद यादव क्या फैसला करते हैं। रात तेजस्वी यादव लौटे हैं, तेजस्वी यादव के लौटने के बाद लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव की क्या बातचीत होती है, फिर किस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। पंकज जी, आप लगातार कन्हैया कुमार का नाम ले रहे थे, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनको लेकर क्या योजना बन रही, क्या उनका एडजस्टमेंट जो 9 सीटें हैं उनमें कहीं पर हो पाएगा? क्योंकि भागलपुर कह रहा हूँ, बेगूसराय तो हाथ से निकल चुकी, जहाँ से पिछली बार वो लड़े थे। इस बार उनको वहाँ तो मिलना नहीं है टिकट, तो क्या कुछ संभावना बन रही है किसी और सीट को लेकर? कोई रास्ता क्या कन्हैया कुमार के लिए बनता दिख रहा है? देखिए, जहां तक कन्हैया कुमार का भी सवाल है, आरजेडी बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि कन्हैया कुमार बिहार से राजनीति करें। ये मैं आपको बता दूं, अंदर खाने ये बात बहुत तेज है कि अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस राजनीति में उतारती है
तो निश्चित तौर पर आरजेडी इसका विरोध करेगी और इसका बहुत बड़ा असर गठबंधन पर भी पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर यह आवाज उठ रही है कि आखिरकार कब तक हम अपने नेताओं को घटक दल के डर से इग्नोर करते रहेंगे, दरकिनार करते रहेंगे। कन्हैया बिहार के हैं, कन्हैया की लोकप्रियता है, कन्हैया की एक अपने कई सारे ऐसे वोटर्स हैं, वोटर्स का तबका है, उनके बीच स्वीकार्यता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम आरजेडी के दबाव में कन्हैया कुमार को दरकिनार कर दें। अब मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज ऐसी सीट है जहां पर कन्हैया कुमार को लड़ाए जाने की चर्चा है। वैसे चर्चा वहां से अरुण कुमार को लेकर के भी है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि अरुण कुमार वहां से चुनाव लड़े। दरअसल अरुण कुमार लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उनको उम्मीद थी कि उन्हें नवादा या जहानाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जहानाबाद जेडीयू के कोटे में चली गई और नवादा जो है बीजेपी ने अपने कोटे में ले लिया। इसलिए अरुण कुमार के पास एलजेपी रामविलास में कोई जगह बच नहीं गई। उसके बाद एलजेपी रामविलास में अरुण कुमार को लेकर के यह बात चल रही थी कि वैशाली से उनको लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वैशाली में भी भूमिहारों की संख्या बहुत अच्छी है। लेकिन वहां पर एलजेपी रामविलास ने और जो उसके नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने बीना देवी को उतार दिया है। इस बात से खासे खफा और नाराज अरुण कुमार फील कर रहे हैं कि उनको ठगा गया है, उनको छला गया है, इसलिए वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, मेरी उनसे बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि हाँ, लालू प्रसाद चाहते हैं कि मैं महाराजगंज से चुनाव लड़ूं। अब सवाल उठता है कि महाराजगंज से चुनाव लड़े, पर महाराजगंज तो कांग्रेस के कोटे में गई है। अब कांग्रेस के जो वहां के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं सौरभ, वो है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे भी बात हुई है। लेकिन ये फैसला तो शीर्ष नेतृत्व करेगा, क्योंकि देखिए बिहार इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं या लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सर्वे सर्वा नेता हैं, इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अरुण कुमार महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह को अपनी कुर्सी पर भी खतरा नजर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद को भी नहीं लगेगा कि उनके बेटे की राह में कोई युवा नेता आगे चल करके एक बड़ा रोड़ा अटका सकता है, एक बड़ा अवरोधक बन सकता है, इसलिए वैसे नेता को जगह क्यों देना है। तो इस मसले पर जो अवधेश प्रसाद सिंह सोच रहे हैं वही लालू प्रसाद सोच रहे हैं। और आप जान लीजिए कि यह भी कहा जाता है कि बिहार कांग्रेस इकाई को लालू प्रसाद ही चलाते हैं, वहां वही होता है जो लालू प्रसाद चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या वाकई वहां पर अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है? क्या वाकई महाराजगंज से कन्हैया कुमार को उतारना चाहता है? लेकिन उसके आगे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कन्हैया कुमार को उतारे कांग्रेस उतारती है तो आरजेडी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, ये भी पुख्ता बात है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सके। दरअसल लालू प्रसाद का यह भी मानना है, वो मानते हैं कि राजनीतिक समीकरण को साधना बहुत जरूरी है। कन्हैया कुमार बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन उनका जनाधार कोई बहुत अच्छा नहीं है, और खास तौर पर अपर कास्ट में उनको टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देखा जाता है। उनका राष्ट्रीयता के प्रति उनकी दुर्भावना जिस तरीके से फैलाई गई थी बीजेपी द्वारा, तो अपर कास्ट उनको एंटी नेशनल के तौर पर ट्रीट करता है, इसलिए वो अपर कास्ट का वोट हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। ये आरजेडी के भीतर जो सोच है वो मैं बता रहा हूं। लेकिन हाँ, मुसलमानों के बीच में लोकप्रिय है, तो लालू प्रसाद का कहना है कि मुसलमानों के बीच में लोकप्रियता तो मेरी खुद की है, इसलिए कन्हैया कुमार की जरूरत क्या है। अपर कास्ट के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए अगर कोई एक नेता जो कि अरुण कुमार है, अरुण कुमार को अगर महाराजगंज से लड़ा दिया जाता है तो उसका फायदा सिर्फ महाराजगंज में ही नहीं होगा, उसका फायदा हमें जहानाबाद में भी मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार जहानाबाद से जेडीयू के चंद्रवंशी जीत गए थे और महज 1700 वोटों से जीते थे। वहां पर सुरेंद्र यादव हार गए थे आरजेडी से। अरुण कुमार जहानाबाद से आते हैं।
ऐसा मानना है लालू प्रसाद का कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भूमिहार मतदाता अच्छी संख्या में, जी। अगर हम अरुण कुमार को सीट देते हैं तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज भूमिहारों में जाएगा। भूमिहार का रुख कांग्रेस के प्रति हो सकता है, भूमिहार कांग्रेस के तरफ मुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ लालू प्रसाद ये भी मानते हैं कि वो खुद आरजेडी से वैशाली से उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला को बना रहे हैं। तो इस तरीके से लालू प्रसाद भूमिहारों को जोड़ने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये मैसेज दिया जाएगा महागठबंधन के तरफ से तो महागठबंधन पे इसका सकारात्मक असर पड़ेगा और मतदाता जो है बड़ी संख्या में जो कि बीजेपी को वोट करते हैं वो महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। तो लालू प्रसाद इस रणनीति से सोच रहे हैं। इस रणनीति के तहत लालू प्रसाद की सारी रणनीतियां सफल होती दिखाई पड़ती हैं। इसलिए महाराजगंज में एक तरफ कन्हैया कुमार का नाम है तो दूसरी तरफ अरुण कुमार का भी नाम है, लेकिन लालू प्रसाद बैटिंग अरुण कुमार के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है, उनका नाम भागलपुर के लिए भी चल रहा है, क्योंकि भागलपुर में 3-4 उम्मीदवार को लेकर के चर्चा बहुत तेज है। एक अजीत शर्मा है जो कि वहां से 3 बार के विधायक हैं, कहा जा रहा है कि वो भी टिकट के दावेदार हैं। साथ ही साथ एक प्रवीण कुशवाहा हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी टिकट के दावेदार हैं। अब भागलपुर को लेकर के एक बात बहुत तेजी से निकल करके सामने आ रही है कि पिछले काफी चुनाव से, काफी सालों से वहां ओबीसी ही चुनाव जीती। बीच में शाहनवाज हुसैन चुनाव जीते थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी वहां से चुनाव जीते। ऐसे में अगर भागलपुर से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो महागठबंधन को खासा फायदा नहीं होगा। इसलिए वो सीट किसी ओबीसी को ही दिया जाना चाहिए, या अगर देना भी है तो अजीत शर्मा को दे दीजिए जो कि वहां के सिटिंग एमएलए। मैंने आपको कहा ना कि लालू प्रसाद यादव को दिक्कत कन्हैया कुमार से, वो और किसी उम्मीदवार से दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद यादव को दिक्कत पप्पू यादव से है। वो इन दोनों को इस तरीके से राजनीतिक जमीन देना नहीं चाहेंगे जिससे कल को विधानसभा चुनाव के समय ये दो बड़े नेता के तौर पर उभरे और तेजस्वी यादव के राह में कांटे के तौर पर काम करें। उनको लोगों को लगने लगे कि ये दो बड़े नेता हैं और वो समानांतर नेतृत्व तो दिखने लगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। इसलिए कांग्रेस के आगे ये दुविधा की स्थिति है और इसलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सीटों का फैसला नहीं कर पा रही। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव हों या कन्हैया कुमार, दोनों के लिए ही चुनाव लड़ने की राह आसान नहीं है, क्योंकि सामने खड़ी है एक दीवार, उस दीवार पर लिखा है लालू प्रसाद यादव। उनको तय करना है, या उनकी अगर वो मानते हैं तो ही संभावना बन सकती है। चर्चा एक और है कि लालू प्रसाद यादव जो पूरा गणित लगा रहे हैं कहाँ से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, चाहे वो खुद की पार्टी का मामला हो या चाहे कांग्रेस की बात हो, वो 12 लोकसभा सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट बताए जा रहे हैं। उनको लगता है कि कम से कम 12 सीटें 40 पे हम जीत सकते हैं, यहाँ पर मजबूती से हम लड़ रहे हैं। वो कौन सी 12 सीटें हैं और आखिर क्या समीकरण है जिनकी वजह से उनको लगता है कि ये 12 सीटें तो हम जीत रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आरजेडी की एक बड़ी ठोस रणनीति है। वो रणनीति ये है कि अब नीतीश कुमार का चार्म उस तरह का नहीं रहा जो कभी हुआ करता जी। नीतीश कुमार की पार्टी के सदस्य 16 सीटों पर लड़ रहे हैं, इसलिए अगर जेडीयू को टारगेट किया जाए तो वो मैक्सिमम सीटें जीती जा सकती हैं। इसलिए आरजेडी ये मान रही है कि उन 16 में से 8 या 9 सीट आरजेडी निकाल लेगी। ये बात आप जान लीजिए। अब आप पूछ सकते हैं कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो कि वो सीट निकाल सकते हैं। आप इस तरह की बात कर सकते हैं, वो कौन कौन सी सीट है। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहला सीट जिसको लेकर के आरजेडी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ती है वो है बांका। बांका से गिरधारी लाल यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं। वो 2019 में जीते थे, कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब यह भी माना जा रहा है कि गिरधारी लाल यादव इस बार नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 2014 में जयप्रकाश यादव जीत गए थे जब मोदी लहर थी। तो यह कहा जा रहा है कि यहां पर जयप्रकाश यादव निकाल लेंगे। यह मैं आपको बता दूं। दूसरी सीट है जहानाबाद। जहानाबाद पिछली बार आरजेडी 1700 के वोटों से हार गई थी। अब आरजेडी को यह लग रहा है कि इस बार यह सीट हमारी पक्की निकल जाएगी।
तो जहानाबाद की बात मैंने कर दी। तीसरी सीट मैं आपको बताऊं जमुई, जो कि लोजपा रामविलास की सीट है जी। वहां पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती मैदान में उतरे हैं। आरजेडी की उम्मीदवार अर्चना रविदास हैं। अर्चना रविदास समाज से आती हैं, लेकिन उनके पति पवन यादव। तो अब आप समझ लीजिए यादव और रविदास का एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। और साथ ही साथ वहां पर यह माना जा रहा है कि बेटी वर्सेस जीजाजी, क्योंकि अरुण भारती तो चिराग पासवान के बहनों ही हैं। ऐसे में घर की बेटी के तरफ खड़ा हुआ जाए कि जीजाजी के तरफ खड़ा हुआ जाए। दूसरा नेगेटिव फैक्टर वहां पर यह जा रहा है कि चिराग जमुई छोड़ रहे हैं और अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए हाजीपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जमुई में भी आरजेडी कॉन्फिडेंट होकर के चल रही है कि यह सीट हमारी निकलने जा रही। तो ये जान लीजिए 3 सीट ये हो गई। अब चौथा सीट आ जाइए खगड़िया। खगड़िया में राजेश वर्मा को एलजेपी रामविलास ने उतारा है। राजेश वर्मा के विरोध में संजय प्रसाद उम्मीदवार हैं। संजय प्रसाद कुशवाहा समाज से आते हैं। अब खगड़िया में यादव और मुस्लिम अच्छी संख्या में है, कुशवाहा की भी संख्या बहुत अच्छी है। इस बार लेफ्ट और आरजेडी का गठबंधन भी है, कम्युनिस्ट भी वहां पर ठीक ठाक संख्या में है। तो कुल मिलाकर के जातिगत इक्वेशन और जो अलायंस बन रहा है, और राजेश वर्मा खगड़िया के नहीं है, इसलिए यह कहा जा रहा है कि राजेश वर्मा वीक कैंडिडेट है। चिराग पासवान ने कैंडिडेचर पर, खगड़िया के कैंडिडेचर पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि पहले महबूब अली कैसर होते थे, चौधरी महबूब अली कैसर, जो खानदानी परिवार से आते थे। उनका हर जाति और तबके में अच्छा खासा वोट बैंक था, और वो इकलौते ऐसे मुसलमान थे जो बिहार से एनडीए से जीतते थे। अब आप समझिए इस बार चिराग पासवान ने उनका टिकट काट दिया, राजेश कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है, राजेश वर्मा को उतार दिया, और दूसरी तरफ कुशवाहा खड़े हैं। तो माना यह जा रहा है कि यहां पर भी एलजेपी रामविलास को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो मैंने एक सीट बात की बांका, दूसरा जमुई, तीसरा जहानाबाद, चौथा खगड़िया, 5वीं सीट सारण जहां पर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, लालू प्रसाद की बेटी है। अब यह माना जा रहा है कि 2 बार से वहां पर राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतते रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी के टिकट कटने की भी संभावना इस बार बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा चर्चा में थे, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया है। माना यह जा रहा है कि पिछली बार उनके खिलाफ चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर उम्मीदवार थे, जो कि बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं रहे हैं। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से ही राजनीति में सक्रिय नजर आती थी, एक्स पर, ट्विटर पर लगातार सक्रिय दिखी हैं। उन्होंने अपना एक किडनी भी अपने फादर को डोनेट किया है। एक बेटी के रूप में उनकी छवि बहुत सफल बनी है। सारण से पहले भी लालू प्रसाद चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव जीत सकती हैं। अब आ जाइए मुजफ्फरपुर, 5 सीट हो गया। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, आज ही कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मुजफ्फरपुर 6ठा सीट हो गया। अब आ जाइए शिवहर को लेकर के भी ये बात उठ रही है कि शिवहर में लवली आनंद को लेकर के बहुत अच्छा माहौल नहीं है, तो शिवहर से भी उनकी हार हो सकती है, तो वो 7वीं सीट हो गई। अब आ जाइए सीतामढ़ी को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां पर एक अपर कास्ट का उम्मीदवार उतारा गया है, देवेश चंद ठाकुर, वहां वैश्य को टिकट दिया जा सकता है, तो 8वीं सीट वो हो गई। अब किशनगंज पक्की मानी जाती है, क्योंकि वहां पर 60% से ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो वो 9वीं सीट हो गई। कटिहार में जेडीयू से 60% ज्यादा उम्मीदवार, 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। कटिहार को लेकर के भी माना जा रहा है कि पिछली बार जीत गए थे दुलाल चंद गोस्वामी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा।
और इस बार मुसलमान एकमुश्त होकर के वोट करेंगे, ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा। आरजेडी मान रही है कि महागठबंधन के हवाले ये सीट जा रही है, तो 10 सीट हो गया। अब अररिया पे में प्रदीप सिंह जीते हैं। प्रदीप सिंह के जीतने की वजह माना जाता है कि वो सीमांचल का इलाका है, यादव जो है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में आ जाते हैं, यादवों ने जम करके प्रदीप सिंह के पक्ष में वोट किया था, इसलिए वो सीट भी महागठबंधन को जा सकता है। तो वो 11वीं ऐसी सीट है जिसको लेकर के चर्चा बहुत तेज है। और 12वीं सीट की बात करूं तो बक्सर और वाल्मीकि नगर की भी चर्चा होती है कि इन 2 सीटों पर भी आरजेडी भारी पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवार इन 12 सीट पर वाकई जीत पाते हैं, क्योंकि आरजेडी कॉन्फिडेंट है कि इस बार दर्जन भर की सीटों पर महागठबंधन एनडीए को हरा देगी। एनडीए का वो रूप दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हमारा गठबंधन भी नहीं था, इस बार हमारा गठबंधन है, लेफ्ट के साथ भी गठबंधन है, हम A to Z की पार्टी बनने जा रहे हैं, तमाम जातियों में हम सेंधमारी भी करने जा रहे हैं, इसलिए इसका फायदा हमें मिलेगा। और एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, नीतीश कुमार का वो चाम भी नहीं है, इसलिए जेडीयू अपनी बहुत सारी सीटें 50 to 60% सीटें जेडीयू हारेगी। और इस तरीके से एनडीए 12 दर्जन भर सीटें एनडीए बिहार में हारने जा रही है, ऐसा आरजेडी के भीतर सोच है। बिल्कुल, आरजेडी को ऐसा लगता है। 12 सीटें पूरी गिनाई बाकायदा पंकज जी ने। तो मैं उम्मीद करूंगा हमारे दर्शकों से कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि इन 12 सीटों के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या सोचते हैं कि कौन सी सीटें वाकई आरजेडी जीत सकती है, जनता का क्या मूड है वो भी हमें ज़रूर बताइए। बाकी हम जब फील्ड पर आएंगे तो आपका मूड जानेंगे ही। और लगातार बिहार की जो खबरें ऐसे आती रहती हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार को लेकर हो, चाहे पप्पू यादव को लेकर हो, आप तक पहुँचाते रहते हैं, ऐसे लगातार पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।